In this video, I will discuss here the question number 8.5, 8.6, 8.7. Now we see question number 5. How would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in the first series of the transition elements? क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आपका सीरीज फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज में जो वेरिएशन होता है, इरेगुलरिटी जो होता है, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है, वो क्यों होता है, इसको आपको बताना है. आप जानते हो कि जनरली क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ आपको फर्स्ट सीरीज में और सेकेंड सीरीज में ये वेरिएशन क्यों दिखाता है, इरेगुलर क्यों होता है, इसका क्या रीजन होगा. तो देखो कहता है कि द ट्रेंड इज रेगुलर बिकॉज रिमूवल ऑफ एनर्जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d. क्या करता है, 3d और 4s और 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है कि 4s और 3d का, 4s ऑर्बिटल एंड 3d का एनर्जी जो है वो क्या होता है, अल्टर हो जाता है. अब जब अल्टर हो जाता है, और ये अल्ट्रेशन होता क्या है, यदि हम आगे बढ़ें तो ये कहता है क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है तो आपका क्या होता है कि जो आपका अल्ट्रेशन है वो ग्रेटर होते चला जाता है. तो इससे क्या होता है कि आपका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिपेंड कर जाता है दो फैक्टर के ऊपर. कौन कौन सा फैक्टर, एक तो उसका क्या होता है आपका कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मीन्स जो है सो आपका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो अल्ट्रेशन बढ़ रहा है. और दूसरा क्या होता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होता है. और साथ ही साथ क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो अल्ट्रेशन भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है. कि दोनों फैक्टर को यदि हम कंबाइंडली देखें तो क्या होता है कि एक इरेगुलर ट्रेंड देता है, जिससे क्या होता है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज में वेरी करता है. मतलब दो फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड कर जाता है. एक क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और दूसरा है अल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली. कहता है कि आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो आपका एक तो वेरी करता है, और जो मिडिल एलिमेंट्स होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सबसे हाई होता है, मतलब ज़्यादा दिखाता है, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल का है वो केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों बनता है, मतलब ऑक्सो कंपाउंड और फ्लोरो कंपाउंड में ही क्यों दिखाया जाता है. जैसे कि आप जानते हो कि MnO4- यहाँ पर इसका क्या है 7 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये कंपाउंड क्या है, एक्चुअली ऑक्सो कंपाउंड है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. तो कहता है क्या कि ऑक्सो और फ्लोरो कंपाउंड में ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है ये. तो इसका रीज़न क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है. और साथ ही साथ क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हाई होता है, जिसके चलते आपका क्या हो सकता है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. तो इसमें क्या क्या रीज़न आ गया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है और साथ ही साथ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है. यही कारण है कि आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है. एक और रीजन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए उसका जो ऑक्साइड की जो एबिलिटी होता है वो क्या करता है कि और ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. जो MnO4 में आप +7 देख रहे हो, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. ये क्या होता है, इसके पास एबिलिटी होता है टू फॉर्म द डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है किसके साथ, ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड के साथ और ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7
वाई इज द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ क्रोमियम 3+ और Fe2+ एंड वाई। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमको देखना पड़ेगा दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 3D क्या जाएगा, तो 3D3 आता है। यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट +3, दिस इज द +2, सॉरी दिस इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम 2+ का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3D4 आएगा। और Fe2+ का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें Fe2+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D6 आर्गन, 3D6 आर्गन 3D4, क्रोमियम का 3D4 एंड दिस वन। अब आप देखो यदि 3D4 देखें तो ये क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो ये क्रोमियम 3+ में चला जाता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन एंड Eg0, जो क्या कहलाता है, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजन क्या होगा कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D4 है, जो कि मोस्ट अनस्टेबल है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल T2G3 Eg0 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये मोस्ट अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल में जा रहा है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जबकि Fe2+ जो है यहाँ भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यदि एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव करेगा, ये भी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। लेकिन ये दोनों स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये मोस्ट स्टेबल है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन क्रोमियम 3D4 में क्या है, मोस्ट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट कर रहा है। यही कारण है कि आपका क्या होगा कि क्रोमियम का जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो ग्रेटर होगा, क्रोमियम 2+ हैज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2+, मीन्स ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है एज कम्पेयर टू Fe2+। तो ये रीजन होगा आपका किसका, इस क्वेश्चन का, यही आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ M2+ एक्वस आयंस Z इज 27। यदि आप यहाँ देखें तो क्या है कि Z इसका दिया हुआ है 27 और मेटल पर चार्ज क्या है 2+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3D7। अब इसमें हम क्या करते हैं, D का 5 ऑर्बिटल्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप देखो 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना है इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 3 है, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू स्पिन इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट मैग्नेटिक मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंटम, n × n+2 Bm, Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, और n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है, 3 है। तो इस वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दें 3 + 2 अंडर रूट एंड दिस वैल्यू विल बी हियर द व्हाट 15 Bm। यदि हम इसका अंडर रूट वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आएगा 3.87 Bm। एक बार आप फिर से समझ लो, एक्चुअली क्या है कि Mn पर 2+ चार्ज है, तो हम पहले जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया, आर्गन 3D7। अब D का यदि हम ऑर्बिटल लें तो 5 d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को हमने फील्ड किया, तो पहले क्या हुआ 1 2 3 4 5, फिर से पेयर्ड स्टार्ट हो जाएगा 6 7, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का यदि हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट n × n+2, तो n क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू आता है 3.87, और जो Bm है वो बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। ओके, थैंक यू। In next video I will discuss next question.